नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की। मैंने कल भी आपको रिपीट किया था क्लास में और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस तरीके से दोस्तों केंद्र सरकार में होते हैं राष्ट्रपति जी, उसी तरह के राज्य में होते हैं राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में होते हैं प्रधानमंत्री जी, उसी प्रकार राज्य में होते हैं कौन? मुख्यमंत्री। जिस प्रकार केंद्र में होती है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार दोस्तों केंद्र में होती है न्यायपालिका, ठीक इसी प्रकार राज्य की भी क्या है? न्यायपालिका। हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और फिर साथ के साथ दोस्तों रिपीट होता चला जाएगा। देखिए, समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर न्यायपालिका। तीन चीज़ हैं, एक कार्यपालिका जो कार्य करती है, एक विधायिका जो कानून बनाती है, और एक है न्यायपालिका। इन दोनों से अलग बिल्कुल जो है न्यायपालिका, जहाँ पर न्याय होते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालय के ऊपर प्रत्येक जिले का एक तो जिला न्यायालय होते हैं, उससे ऊपर राज्यों में क्या होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं। तो जिले में जिला न्यायालय होते हैं, जिले से भी नीचे है छोटे सत्र न्यायालय होते हैं, और सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र में सबसे ऊंचा जो न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय। राज्य में जो सबसे ऊंचा न्यायालय राज्य में तो वो है उच्चतम न्यायालय, और जिलों में जो न्यायालय सबसे बड़ा है वो जिला न्यायालय। जिले से भी छोटा होता है जिससे सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालय भी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ें। भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी और एकीकृत है, मतलब एक फैसला है, एक, ठीक है, एक हरी, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया वही सर्वमान्य है, वही है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक बात, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि मेरे द्वारा जो फैसला दिया गया उसमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अधिकारिता, शक्तियाँ, ये सभी विधि निर्माण की शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? संसद को प्राप्त हैं। कि कितने न्यायालय होने चाहिए, कितने जज होने चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तमाम जो अधिकार क्षेत्र है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। मैंने कल भी बताया था कि संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा। इन तीनों का सम्मिलित रूप है भारतीय संसद। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 में दिया गया है। भारत में 395 अनुच्छेद हैं और उनमें से 124वां अनुच्छेद क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार एक विधेयक आया जिसमें मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होगा। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 34, जिसमें से एक तो है मुख्य न्यायाधीश और बाकी हैं 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कुल 18 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बस इतना याद करना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कितने न्यायाधीश थे? तब कहेंगे सर आप 8 न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 8 थे। 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, टोटल कितने हो गए? 8 थे। लेकिन आज कितने हैं? याद कर लीजिएगा, 33 + 1 यानी कि टोटल 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए कैसे होती है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा थी। इंपॉर्टेंट है, रट लेना। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय वह इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। समझ में आ रहा होगा? ये तो लाइन में पढ़ रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। यानी कि मैं फिर एक रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हमें चुनना है, नियुक्ति करनी है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। तो मुझे किससे परामर्श लेनी पड़ेगी? मतलब राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेनी पड़ेगी? अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो तो हमेशा मुझे किसकी परामर्श लेनी पड़ेगी? मुख्य न्यायाधीश की। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, याद कर लीजिएगा। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकता है। बिल्कुल भाई, राष्ट्रपति है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो जिससे चाहे परामर्श ले सकता है, जिससे चाहे नहीं ले सकता, और मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, राज्यपाल के लिए 35 साल है, प्रधानमंत्री के लिए 35 साल है, आपने पढ़ा, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल है, प्रधानमंत्री के बनने के लिए 25 साल है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए एज निर्धारित नहीं की गई। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 12वीं करते हैं तो 12 साल तो ये हो गए, प्लस 6 साल का बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, 12 और 6 18 साल में तो हो रही है आपकी 12th क्लास।
फिर आप LLB करते हैं 5 साल, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप किसी राज्य में प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से अनुभव लेंगे। अब ऐसे तो एकदम मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने से रहे, तो कहने का मतलब एज आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक बार अगर आप नियुक्त हो गए तो समझ जाओ अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा में रिटायरमेंट की एज जो है, अवकाश का मतलब होता है रिटायरमेंट, 65 साल। जैसे आज सरकारी नौकरी करोगे तो आपकी एज जब तक 60 साल नहीं होगी आप रिटायर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी है, 65 साल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ये आपने पीछे पढ़ा राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, कोऑर्डिनेट करते चलें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता देखिए, वह भारत का नागरिक हो, ये सभी में कॉमन है। राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, सभी में कॉमन है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक तो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, और किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट भी रह चुका हो। और राष्ट्रपति की दृष्टि में ये भी जरूरी है कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। न्यायाधीश के वेतन और भत्ते देख लीजिए। आर्टिकल 125 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति को मिलते हैं कितने रुपए, 5 लाख रुपये। राज्यपाल को कितने मिलते हैं, 3 लाख रुपये, अब घटते चल रहे हैं। और न्यायाधीश को कितने मिलते हैं, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये। जबकि अन्य जो न्यायाधीश हैं 33 बताए थे ना, तो वो कितने हैं, 33, टोटल 34 हैं, तो उनको मिलते हैं 2,50,000 रुपये प्रतिमाह। वो अन्य सुविधाएं तो मिलती ही हैं, जैसे निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं, चिकित्सा, कार्ड, टेलीफोन आदि मिलती हैं। न्यायाधीशों का वेतन और उसकी मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती। तो किसकी कम नहीं की जा सकती, तो राष्ट्रपति की भी नहीं कम की जा सकती, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी कम नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम भाग का 50% नहीं देते। यानी कि अगर उनकी सैलरी 2,50,000 रुपये है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो 1,25,000 रुपये उनकी पेंशन हो जाएगी रिटायरमेंट के टाइम। ये मतलब हाफ, 50%, जस्ट हाफ। पद विमुक्त पढ़ लीजिए। अगर हो सकता है कि भारत का कोई मुख्य न्यायाधीश बन गया लेकिन उसको पद से हटाना है, जनता स्वीकार नहीं कर दी इसको, किसी कारणवश से उसको हटाना है, तो हटाने के क्या कारण हैं और किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है। कि सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों का एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार और असमर्थता के कारण पद से हटाया जा सकता है। यानी कि 2 ऐसी चीज़ हैं जिसके कारण भारत का मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। पहला, भ्रष्टाचार में अगर लिप्त मिलता है, एक, दूसरा असमर्थता, यानी कि काम करने में वो सक्षम नहीं है। ये 2 तथ्य हैं जिनके आधार पर वो हटाया जा सकता है। नंबर 1 बता दें मैंने, दूसरा भी। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य का स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हो वह मतदान में भाग लेते हैं, उनके 2/3, ये 2/3 भी याद रख लेना, उस प्रस्ताव का समर्थन भी करते हैं। यानी कि अगर लोकसभा ने ये पारित कर दिया कि भैया उनको हटाना है, तो पूर्ण बहुमत से शुरू में पारित हो, और जब बैठक चल रही हो तो 2/3 बहुमत से क्या हो, पारित हो। जब लोकसभा में पारित होता है तो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी सेम यही पारित होना चाहिए। और जब ये सेम पारित हो जाएगा तब की बात देखिए, जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी कर संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। अब वो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, जब लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यसभा में पारित हो जाएगा, समझो कि राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, 2 कारण हैं जिसकी वजह से वो हटते हैं। पद विमुक्ति प्रस्ताव जो अगर पद से हटाने वाली बात है तो 100 सदस्यों, लोकसभा के मामले में कम से कम 100 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, उनके फेवर में होना चाहिए कि भाई उनको हटाया जा रहा है। या 50 सदस्य राज्यसभा में होने चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य याद कर लीजिए, 250 हैं, और लोकसभा में टोटल सदस्य हैं 552 सदस्य हैं, जो घटकर फिलहाल वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई इनकी, 550 हो गई है। यहाँ देखिए, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं, जो सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश रहे। कौन, विष्णु भगवान याद रख लेना बस, तो आपके ये याद हो जाएगा। समझाने के लिए, एक थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे अधिक समय तक ही न्यायाधीश के पद पर रहे। दूसरा है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है, वह है कमल नारायण सिंह। तो दोनों ही विष्णु भगवान के नाम है, नारायण और विष्णु दोनों याद रख लेना।
जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित पिल लगाया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे उस टाइम पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछा आता है। PN भगवती थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के, तुम स्टेट में वो और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो राज्य में क्या नहीं कर सकता? नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? इससे फैसले गड़बड़ा सकते हैं, इससे डिसीजन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। क्योंकि भाई वो एक रेस्पेक्टेड, एक सम्मानजनक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रहा है, वो राज्य में नौकरी करेगा, वकील बनेगा, न्यायाधीश, तो मामला क्या होगा? गलत होगा। तो इसलिए वो वकालत नहीं कर सकता अगर एक बार रिटायर हो गया तो। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर बैठ के बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बैठ के ले सकता है, मीटिंग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता, उसका हक है वो। लेकिन उसके पहले उसको राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। दोस्तों अगर ये आपने याद कर लिया तो समझो आपका हो गया पूरा कंप्लीट मामला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं ठीक एकदम हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा। मैंने पहले राष्ट्रपति पढ़ाया और राज्यपाल पढ़ाया, आपका दोनों अच्छा याद हो गया होगा। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया आज, और फिर मैं हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा, दोनों पक्के हो जाएंगे। फिर मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा मुख्यमंत्री, दोनों पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पूरा संविधान इसी तरीके से है। फिर हम चलेंगे इनके पूर्व में संविधान कैसे निर्मित हुआ, कौन कौन से अधिनियम आए, वो बाद की बात है। पढ़ें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? यह निम्न मामलों में प्राप्त है। नंबर 1, भारत संघ में या एक से अधिक राज्यों में लड़ाई होगी, हो सके यूपी उत्तराखंड में लड़ाई हो गई, या यूपी हरियाणा में लड़ाई हो गई हो, या हो सके भारत के संघ में और उत्तराखंड में लड़ाई हो गई हो, कुछ भी विवाद हो सकता है। भारत संघ का कोई भी राज्य, या हो सकता है 2 राज्यों में लड़ाई हो गई है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में लड़ाई होगी, तो ऐसी स्थिति में फैसला कौन सुनाएगा? अब नैनीताल हाईकोर्ट फैसला थोड़ा ना सुनाएगा, या इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला थोड़ा ना सुनाएगा। कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें उनका वैधानिक अधिकार का प्रश्न नहीं, तो वो मैंने बता दिया आपको। दूसरा है दोस्तों अपीलीय क्षेत्र अधिकार। देखिए देश का सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है? देखिए देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय तो आपका हाई कोर्ट भी है, अपील तो हम वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शब्द दे दिया ना। अगर आपसे पूछे अपीलीय न्यायालय छांटिए, तो अपीलीय न्यायालय तो दोनों भैया, क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, अपील तो आप दोनों जगह कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंदर 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, संवैधानिक मतलब संविधान से रिलेटेड, दीवानी का मतलब होता है आर्थिक मामले। ठीक है, आर्थिक मामले हों तो उस पर भी फैसले सुना सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि यह अधिकार है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ठीक है, कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143 के तहत, इसे याद कर लेना। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करेगा राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, मशवरा ले सकता है, लेकिन उसके मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। मर्जी है उसकी, सलाह ले सकता है। लेकिन पूर्ण विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल नंबर 137 क्या कहता है? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, पहले मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हूँ तो सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय अगर ये चाहे, ध्यान से समझिएगा, कि मैंने किसी चीज़ पर डिसीजन दे दिया, किसी चीज़ पर फैसला दे दिया, अगर वो चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, फिर से दोबारा कोई दूसरा डिसीजन दे सकता है। यानी कि वो ये पूर्ण विचार वो कर सकता है, पूर्ण विचार संबंधी अधिकार भी रखता है आर्टिकल नंबर 137 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 5 है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब है जितने भी हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं, जो भी कार्रवाई होती है, वो रिकॉर्ड के रूप में रहती है। चाहे वो डिजिटलाइज रिकॉर्ड के रूप में रहे, चाहे वो आपके कागजों में रहे, एज ए रिकॉर्ड रहेगी। कोई भी केस उठा के देख लीजिए, आज से 1962 का भी केस उठा के देखोगे ना, तो भी आपको मिल जाएगी, पूरी केस डिटेल्स मिल जाएगी। तो उसे बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। तो हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है हमारा, और सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। तो ध्यान रखिए, संविधान का आर्टिकल नंबर 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका मतलब है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड रखना, अभिलेख के स्वरूप में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों का रक्षक।
देखिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो तरीका है, उसके बाद आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक ऐसी समस्या, अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे, आप किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं या कोई आप संस्थान खोलना चाहते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही आपसे किसी धार्मिक प्रकार का कोई टैक्स लिया जाएगा। तो ये मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? अगर ऐसा या कोई आपको प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, तो आप ठीक उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है। दोनों ही रक्षक हैं, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकारों का क्या करता है? हनन करता है, आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। देखिए कोई भी मामला हो सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी हो, किसी चीज़ पे जांच चल रही हो न्यायाधीशों की, उसमें अंडर, तो 5 कम से कम न्यायाधीश होने चाहिए। समझ रहे? संविधान के निर्वचन में कोई भी मामले की सुनवाई चली तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया है, अब मैं आपको रिपीट करूंगा दोस्तों हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो सेम आपको सुप्रीम कोर्ट जैसा ही लगेगा, पर हाई कोर्ट में क्या फ़र्क है? हाई कोर्ट सुनता है अपने स्टेट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट सुनता है दोस्तों सभी के फैसले। तो ये था पूरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।